हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल साइन गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल, इसे डेल पढ़ते हैं, इज इक्वल टू क्या लाना है आपको 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया गया है और ध्यान देना यहाँ पे है आपको C1 और C2 में कोई चेंज नहीं करना है। C3 में आपको एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या यूज करना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है cos E प्लस बी। cos E प्लस बी का फार्मूला होता है cos A इंटू cos B और माइनस का होता है साइन A इंटू साइन B। ठीक है, ये आपका cos A प्लस बी का फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे हमें C3 में क्या करना है, C3 की जगह पे यूज करना है। तो बस यही है, आपको यहाँ पे इसको लिख देना है साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, अब ये यूज करना है फॉर्मूले में। देखिए कॉस अल्फा प्लस डेल है, तो कॉस अल्फा प्लस डेल है तो ये होगा कॉस अल्फा और कॉस डेल माइनस साइन अल्फा और फिर क्या हो जाएगा साइन डेल, इसी फार्मूले पे। ठीक है, फिर कॉस बीटा प्लस डेल है तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन क्या होगा डेल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस गामा प्लस डेल है तो ये हो जाएगा कॉस गामा इंटू कॉस डेल और माइनस का साइन गामा इंटू क्या हो जाएगा साइन का यहाँ पे हो जाएगा डेल। ठीक है, पहली स्टेप में यूज करना है। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, यूज ए करना है C3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 tan टू C3 प्लस साइन डेल। क्या कर रहे हैं बाबू, साइन डेल का मल्टीप्लाई करके C1 में और C3 के साथ जोड़ रहे हैं। यही लॉजिक है। ये पहला कि cos E प्लस बी का फॉर्मूला इसमें C3 में यूज करना था। दूसरा C3 को हम क्या कर रहे हैं, C3 प्लस साइन डेल का मल्टीप्लाई करके C1 में, यानी इस C1 में साइन डेल से मल्टीप्लाई करके C3 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, अभी आप ध्यान से बस एक स्टेप और ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन अल्फा साइन बीटा एंड क्या हो जाएगा साइन गामा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस का गामा। ये तो पूरा रहेगा, ध्यान देंगे अगर कॉस अल्फा कॉस डेल एंड माइनस साइन अल्फा साइन क्या है डेल एंड प्लस क्या कर रहे हैं हम C3 प्लस साइन में डेल का मल्टीप्लाई करके साइन डेल का C1 में साइन डेल का मल्टीप्लाई करके और क्या कर रहे हैं C3 में जोड़ रहे हैं। तो यही ना C1 आपका है, साइन अल्फा में साइन डेल का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन का डेल। अब आप समझ सकते हैं कि ये माइनस और प्लस, यही रीजन है कि C1 में साइन डेल से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, वही लॉजिक पकड़ना होता है। फिर यहाँ पे कॉस बीटा एंड कॉस डेल माइनस साइन बीटा और साइन डेल, फिर साइन बीटा इंटू साइन डेल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन बीटा इंटू साइन डेल। आप यहाँ भी देखो कट जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस गामा और कॉस डेल है और माइनस का यहाँ पे साइन गामा और साइन डेल तो है ही, लेकिन साइन डेल का साइन गामा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन गामा इंटू साइन का डेल। यही बस 2-3 स्टेप लॉजिकल है, बाकी आपका अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे। ये दोनों माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस ये क्या हो गया कट गया, तो बचा आपका साइन अल्फा एंड साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ क्या बचा कॉस अल्फा और कॉस डेल कॉस बीटा कॉस का डेल, फिर कॉस गामा एंड कॉस डेल। अगर आप ध्यान से देखें
तो C3 में सब में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? C3 में सब में कॉमन दिखाई दे रहा है कि आपका कॉस डेल है। तो अगला स्टेप यही है कि हम कॉमन कर लेंगे कॉस डेल, और जैसे ही कॉमन करेंगे हमारा बचेगा साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और फिर क्या बचा है? कॉस गामा। और सब कॉस डेल निकल गया तो यहाँ भी बचा आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस का क्या बचा? गामा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देंगे बिकॉज C2 इज इक्वल टू C3। कभी भी दो रो आपको सारणिक सॉल्व कर रहे हैं, कोई दो रो या कोई दो कॉलम जब आइडेंटिकल होता है, समान हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उस सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो कॉस डेल इंटू जीरो यानी कि क्या आ गया? जीरो। और यही आपको राइट हैंड साइड लाना था। ठीक है, तो 2-3 स्टेप इसमें लॉजिकल थे, बाकी सिंपली सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे प्राप्त रूप से। और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, नोट बनाते रहें साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, जिस तरह से पिछला एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग दे दिया। क्या दे दिया है? 2x + 3y + 10z = 4, 4x - 6y + 5z = 1, 6x + 9y एंड माइनस का क्या दे दिया है? 20z = 2। तो ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया। फ्रैक्शन से इजी बनाने के लिए इसमें हम मान लेंगे, देखिए पहले इक्वेशन में 1/x है, फिर 1/x के फॉर्म में है, फिर इसे 1/y 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 के फॉर्म में 1/z। तो अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होता है उसे हम लेट करके मान करके कुछ और वेरिएबल इजी बना लेते हैं। हमने क्या मान लिया? 1/x = a एंड 1/y = b एंड 1/z = c। मतलब x y z को छोड़ के आप दूसरा वेरिएबल 1/x को a मान लिए, 1/y को b और 1/z को क्या मान लिया? c। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें, जो दूसरा इक्वेशन आपका है 2/x + 3y + 10z = 4, अगर आप ध्यान दो तो इसे लिख सकते हो 2 × 1/x + 3 × 1/y एंड प्लस 10 × 1/z। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ एक एक पॉइंट समझाया जाता है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान से देखेंगे, नोट बनाएंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब क्यों ऐसा? 2/x को 2 × 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नीचे 1 होता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2/x, ऐसे 3 × 1 = 3/y, 10 × 1 = 10/z, क्योंकि नीचे 1 होता है। ये बस एक समझा रहे हैं कि कैसे क्यों ये माना गया है। अब आप समझ सकते हैं क्यों माना गया है। 1/x को a यानी 2a और ये हो जाएगा 3b और ये आपका हो जाएगा 10c = 4। इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी प्रकार से इसमें जब डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 4x - 6y है तो ये हो जाएगा 4a - 6b और प्लस 5z = 1। इक्वेशन ये हो गया 2। और हम बात करें तीसरे इक्वेशन का, तीसरा इक्वेशन है देखिए 6/x है तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9/y है तो 9b होगा और -20 क्या हो जाएगा? z = 2। इक्वेशन थर्ड। अब आपको याद होगा इस तरह से जब इक्वेशन आता था और इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यानी कि शारीरिक रूप से सॉल्व करना था तो a x और b लेते हैं। a क्या होता है? a आपको याद आ रहा होगा कि यही जो वेरिएबल होते थे इन्हीं को लिखना होता है। 2 4 6 क्या हो जाएगा? 2 4 6। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ABC यानी 2 3 10 2 3 10 ऐसे भी लिख सकते हो, या आप कॉलम वाइज चाहो तो रो वाइज लिखो, चाहे तो कॉलम वाइज लिखो। अगर रो वाइज लिखना है तो 4 - 6 5 तो 4 हो गया, -6 और ये 5 हो जाएगा 6 9 -20, 6 9 और माइनस का 20, ये हो गया a। और x होता था, x क्या होता था? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? ABC। और क्या लेना होता था? और होता था हमारा b। तो b क्या होता था? राइट हैंड साइड, समीकरण का जो राइट हैंड साइड 4 1 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 1 और क्या 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब क्या लिखते थे? ax = b लेने पर
ये लिखते थे, और जब ए को ट्रांसफर करते थे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था, ए इनवर्स बी हो जाता था। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन 3 तक, तो मान लीजिए इक्वेशन 4। आप इसे इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है। अब ये इनवर्स निकालने का शॉर्टकट जो मेथड होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ साड़ी की वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, पहले देखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए निकल पाता है कि नहीं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो छोड़ देंगे, सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये जो आपका सारणी के इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 4 6 3 -6 9 एंड 10 5 20। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपको 6 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग ये हो जाता है। ठीक है, तो 6 मार्क या 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो थोड़ा सा ये लेंदी होगा। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस आपको पता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, किसी रो या किसी कॉलम। तो पहली पंक्ति के अनुसार यानी पहले रो के अनुसार हम तोड़ दे रहे हैं, जो 2 लेंगे तो ये रो और एक कॉलम, -6 5 और क्या बचा 9 माइनस का 20, प्लस प्लस के बाद होता है माइनस, फिर हो जाएगा 3। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, 4 5 6 20 4 5 6 20। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, प्लस माइनस और फिर प्लस 10 हो गया। ये क्या छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे आपका स्तंभ और ये पंक्ति, तो बचा 4 -6 6 9 4 -6 एंड 6 9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 इसका गुणा इसमें, तो -6 का -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, बीच में होता है माइनस, 9 5 45 हो गया, -3 -20 का 4 में गुणा करेंगे 20 से 25, बीच में माइनस होता है, 6 5 हो गया 30, प्लस का 10, 4 9 हो गया 36, बीच में होता है माइनस, 6 9 54 -54, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब 2 इंटू 120 में से 45 घटाएंगे तो ये हो गया 5, और 11 में से 4 को घटाएंगे, 11 में से 4 को घटाएंगे 7, 3 -80 आपका हो जाएगा माइनस 8 3 11 110, प्लस 10 गुड़े दोनों प्लस है, 6 4 10, 5 3 8 1 9, ये क्या हो जा रहा है आपका 90 हो जा रहा है। अब गुणा जब करेंगे तो 75 गुणा 150 150, प्लस माइनस माइनस एक प्लस हो गया, 11 3 33 11 3 33 330, और 90 रहा हमें 900, 9 3 12 12 1 13। आपका ये सबको जोड़ देंगे, 11 3 33 75 150, तो ये आपका 0 आ गया, 3 5 8 हो गया, 9 3 12 कितना हो गया 13, 1300 कितना आ गया 80 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार कहीं गलती तो नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, 4 का 9 में किए 36, 6 का 6 में करेंगे ये भी कितना होगा 36 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 36 36 कितना होगा 72 होगा, और ये हो गया आपका 720, तो 0 0 0 हो गया। ठीक है, और 2 3 5 5 5 10 हो गया, 7 3 10 1 11 और हासिल 1 12, कितना आ गया 1200 हो गया, जो कि 0 नहीं आया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल चुका, इसलिए ए इनवर्स भी संभव है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया गया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 यानी कि ये जो भी है इसे सबको क्या कहते हैं सहखंड कहते हैं, सहखंडज क्या बोला जाता है सहखंडज। और ये सहखंडज निकाल के इसका जब ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन निकाल देते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं, जैसे रो को कॉलम में बदल दिया गया, तो इसे ही कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी किसी दिए हुए साड़ी का सहखंड बोला जाता है। ठीक है, आव्यूह का सहखंड बोला जाता है। तो यहाँ पे ये निकाल लिया गया, A11 75 आया, A12 110 A13 72, और ये आया कैसे, ये सारी वैल्यूज A21 आया है 150 A22 -100 A23 0 A31 75 A32 30 A33 24। ये निकालने का फार्मूला होता है AIJ इक्वल टू होता है -1 टू द पावर I प्लस J और MIJ। इसी फार्मूले से ये सब कैलकुलेट करके निकाला जाता है, और ये बेसिक चीजें हैं, ये खुद से कैलकुलेट आप कर सकते हो, कई बार बताया गया है।
जैसे ही चेक कर लेंगे, अगर पहले की बात करें 1 1 2 तो ये खत्म हो गया, 1 आ गया। एम आई जे क्या होता है, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस रो को इस कॉलम को छोड़ के 6 2 जा, जैसे -60 का 20 में की 120 और 9 5 45 घटा देंगे तो कितना आ गया 150 में से 6 दूना 12 120 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 75। इसी तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करके निकाली गई है। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये था 1200, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए ना आपका है, यहाँ ध्यान से देखें, यही तो है A11 A2, ये सबकी वैल्यू रख देंगे तो यही तो एडजॉइंट ऑफ ए है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख रहा हूँ ये सारे वैल्यूज क्या है, इसी को तो लिखना है पहले 75 110 72 150 और फिर माइनस का 100 और फिर आपका क्या है 30। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है 75 और A32 का है 30 और A33 का -24। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, एक चीज चेक करेंगे, यहाँ पे 72 0 -20, यहाँ 72 है, नहीं ठीक है सॉरी, ये 75 ही है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 75 110 72 150 -100 और फिर 0 75 30 और -24 ये ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से याद हो तो आपका क्या था, x = A इनवर्स था B। अब x = A इनवर्स की वैल्यू रख देंगे 1/1200 और बाकी है 75 110 72 150 -100 और 30 72 30 -24। एंड थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था लेकिन कोई नहीं, क्योंकि 6 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, हमेशा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट होकर बड़े क्वेश्चन को छोड़ते जाए, एग्जाम में तो सारे करने हैं। अब v की वैल्यू पिछले पेज पे हमने निकाला था, यहाँ से चेक करते हैं क्या था। b की वैल्यू यही था आपका 412, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 412। अब सॉल्व करिए, x = 1/1200, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में 75 का 4 में करेंगे तो 75 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 4 5 20 हो गया और 4 7 28 28 2 30। 150 का 1 में करेंगे तो 150 ही होगा, प्लस 72 का 2 में करेंगे 2 2 4 2 7 40, ये हो गया। फिर अगला करते हैं, अगला करेंगे 110 का 4 में तो 440 हो जाएगा, -100 का 1 में करेंगे तो -100, प्लस 30 का 2 में करेंगे 60, 72 का 4 में करेंगे 4 दूना 8 हो गया और 4 7 28 हो जाएगा, 30 का 1 में करेंगे 30 होगा, -24 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, x = 1/1200 और यहाँ पे 300 एक 400 एक 500 और 50 40 90 94। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 300 150 और वे शायद था ये 75 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है 75 है, यहाँ भी होगा 75 का 2 में करेंगे 100 हो जाएगा 50। ये छोटे मोटी चीज़ें ध्यान, 1.5 300 3 3 600। ठीक है, 440 में 60 जोड़ेंगे 500, 500 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचा आपका 400 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखे थे, यहाँ से ऊपर देखिए 75 30 और 24 ये तो था, दूसरा जो था 150 -100 0, 150 100 और -0, तो ये सब फिर यहाँ भी बना लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0 होगा, और 0 का जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। 288 में से जब 48 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 240, 8 में 60 गया 0, 8 में 4 गया 4। ठीक है, अब 1200 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 तो 1/2 बच गया, जैसे 600 से 2 बार में, और 4 3 12 1/, यहाँ 3 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 240 है, 240 को जब काटेंगे तो ये शायद 5 बार में कट रहा है। ठीक है, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 20
और 5 दूना 10 दू 12, यानी ये आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू आपको याद था a b और क्या था c, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, 1/3 और क्या है 1/5। ठीक है, थोड़ा सा शोर है यहाँ पे तो इसे अवॉइड करेंगे। अब यहाँ से चेक करें, लिखेंगे देयरफॉर a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 1/3 एंड c की जो वैल्यू आ गया 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और आपको याद है हमने स्टार्टिंग में कुछ मान रखा था और वहीं से अब वैल्यू को निकालेंगे। बिकॉज हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू ए था, तो वैल्यू रखिए 1/x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1/2 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। फिर 1/y इक्वल टू बी था, तो वैल्यू रखिए 1/y इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 1/3 है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो सीधे y की वैल्यू यहाँ 3 आ गया। एंड 1/z इक्वल टू सी था, तो 1/z इज इक्वल टू 1/z इक्वल टू सी की वैल्यू 1 क्या है 5, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही x y और z की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस वाला क्वेश्चन था कि बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, लेकिन इजी था, इससे भी इसके इजी थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपना सजेशन कोई भी वीडियो से रिलेटेड हो तो जरूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।